चल, तो पिछले क्लास में पढ़ाई हुआ था आपका ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो हेडिंग देंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो इंस्टैन्टेनियस करंट होगा, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू होगा। क्योंकि ध्यान देंगे ये जो भी पॉइंट निकालेंगे हम किसके लिए निकालेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो अब हम लोग ये चार पॉइंट को डिफाइन करने वाले हैं। फर्स्ट होगा हमारा इंस्टैन्टेनियस वैल्यू, सेकंड होगा पीक वैल्यू, थर्ड होगा एवरेज वैल्यू और फोर्थ होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो चलिए, और ये जितना निकालेंगे किसके लिए होगा, फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो फर्स्ट नंबर में हमको लिखना होगा इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। इंस्टैन्टेनियस वैल्यू, अब ये वैल्यू किसके लिए होगा, तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो हम लोग ऑलरेडी हेडिंग में ही दे चुके हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट का ये सारा पॉइंट है, डिफाइन करेंगे। इंस्टैन्टेनियस वैल्यू लिखेंगे इट इज द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। It is the value of an alternating current. It is the value of an alternating current at a particular moment. At a particular moment. At a particular moment. It is denoted by. It is denoted by I. It is denoted by I. कैसे डिनोट करना है, तो I से डिनोट करेंगे। It is denoted by I. पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे from the equation of alternating current, from the equation of alternating current, I equal to I naught sin omega t. From equation of alternating current, I equal to I naught sin omega t. हो गया। इसके नीचे लिखना होगा where I equal to instantaneous value of an alternating current। ये कल हुआ था यहाँ पे, अच्छा कर लिए हैं, ठीक। तो कहाँ तक हुआ था थोड़ा सा देख लो। नहीं बालक, नहीं हुआ है, वो पीछे का है, वो अल्टरनेटिंग करंट में था, ये अलग चल रहा है। हाँ चलिए, हो गया। ये देखिए, वो जो आप निकाले थे ना, वो इंट्रोडक्शन में था, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में लिखे थे, और अब एक बार और है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू में। तो केवल इसी के बारे में हमको लिखना था। हो गया वाला। तो I क्या है इसमें, I क्या होगा, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। सवाल ये है कि सर व्हाई वी फाइंड आउट द इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का इंस्टैन्टेनियस क्यों निकालते हैं, तो इसका रीजन ये है। देखिए इसका डायग्राम देखिए पहले। इसका डायग्राम में प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं, ये पीरियडिकली चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि t1 इक्वल टू 1 सेकेंड से
T5 इक्वल टू 5 सेकेंड में, मतलब 1 से 5 सेकेंड के बीच बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता है, ये रहता है कि 1 से 5 के बीच 10 है तो बोलते हैं 10 एम्पियर है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे हर एक इंस्टेंट पे ही चेंज हो जाता है। तो 1 पर अगर 10 है तो 2 पर कितना होगा वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं। 3 पर कितना होगा ये भी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर ये इंस्टेंट पे ही चेंज हो जाता है। तो याद रखेंगे जो करंट हर इंस्टेंट पे चेंज होगा उसका हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें कहा जाएगा कि 2 सेकंड पे निकालिए तो निकाल सकते हैं, 3 पर निकालिए निकाल सकते हैं, मतलब पार्टिकुलर मोमेंट पे हम निकालेंगे, लेकिन दो पॉइंट के बीच में इसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है, तो इसका एवरेज निकाला जाता है। याद रखेंगे आप 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में एवरेज निकाल सकते हैं, सबको जोड़ के हम डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन से, लेकिन यहां पर 1 से 5 के बीच में इसका कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि आप एक ही रखेंगे। तो याद रखेंगे अल्टरनेटिंग करंट का पार्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं होता है, सो वी हैव टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, हम एवरेज निकालेंगे, हम रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन दो पॉइंट के बीच में इसका फिक्स कोई वैल्यू नहीं होता है। तो नहीं होने के कारण ही क्या निकालना होता है, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज सबके लिए होता है, एवरेज जो निकालते हैं, ठीक है, सबके लिए निकालते हैं। चलिए, तो ये था आपका 1 नंबर में इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसके लिए, तो फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अब हमको आगे सेकंड में पढ़ना होगा पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू किसके लिए, तो फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट, सेकंड में। पीक वैल्यू इसको हम लोग आई नॉट से लिखेंगे, ये पीछे भी आ चुका है एक बार, आपको याद होगा। तो आई नॉट क्या है, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज नोन एज पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो डिफाइन किया जाए, लिखेंगे इसको, it is the maximum value of an alternating current, it is the maximum value of an alternating current, it is the maximum value of an alternating current, it is denoted by I naught, it is denoted by I naught, it is denoted by I naught। हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि सर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज नोन एज पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, इट इज डिनोटेड बाय आई नॉट, एंड द वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू इज, एंड द वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू आई नॉट इक्वल टू, तो यहां पर हमको निकालना क्या है, पीक वैल्यू। तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर, और इसका वैल्यू बता दीजिए कितना आया था, तो ये आया था एन ए बी ओमेगा अपॉन आर, याद है हम लोग यहाँ कंसीडर किए थे, और इसमें साइन भी था, साइन थीटा, थीटा को 90 माना गया था मैक्सिमम के लिए, और उसका वैल्यू 1 लिया गया था। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें कौन क्या है इसके बारे में हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, पहले इसको लिख, हो गया बात, लिखेंगे। अब यहाँ क्या क्या है, एन है, ए है, बी है, ओमेगा है, इसके नीचे लिखना होगा वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, n equal to number of turns in the coil, b equal to magnetic field intensity, a equal to area of the surface
A equal to area of the surface, area of the surface, omega equal to angular velocity, omega equal to angular velocity, angular velocity or angular frequency, angular velocity or angular frequency, angular frequency हो गया वाला। चलिए एप्टा नॉट इक्वल टू, एप्टा नॉट इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एप्टा नॉट इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, maximum value of induced electromotive force, maximum value of induced electromotive force हो गया वाला, maximum value of induced electromotive force। तो ये था हमारा, और इसमें कोई R तो रेजिस्टेंस है, R भी लिख लेंगे, R इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, R equal to resistance of the circuit है। चलिए तो 1 और 2 हो चुका है। 3 नंबर में हम लोग लिखेंगे एवरेज, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। तो देखिए ये एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो ध्यान देने वाला, यहां पर ये ऑल्टरनेटिंग करंट यहां से यहां तक है, तो अगर इसके हाफ साइकिल के लिए, अगर हाफ साइकिल के लिए हम लोग इसका मीन निकालेंगे, अगर हाफ साइकिल के लिए इसका मीन निकालना होगा तो दैट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि आप इसका कोई पार्टिकुलर तो निकाल नहीं सकते हैं, पार्टिकुलर निकालिएगा तो वो इंस्टेंटेनियस होगा, इंस्टेंटेनियस अभी देख चुके हैं। तो जब हम निकालेंगे इसका वैल्यू तो किसी दो पॉइंट के बीच में ही निकालना होगा, तो एक बार हाफ साइकिल के लिए लेंगे और एक बार फुल साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए अगर निकालते हैं इसका एवरेज तो क्या कहलाएगा, तो एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, और पूरा के लिए निकालिएगा तो ये होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब ये अंडर रूट में स्क्वायर हो जाएगा हमारा करंट, और ये किसके लिए होगा, तो टोटल के लिए होगा। तो अभी हम केवल हाफ साइकिल का ही बात करने वाले हैं, तो लिखेंगे, इसको डिफाइन करना होगा, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, mean value of an alternating current is that value of current, that value of current which send the same amount of charge, which send SEND, which send the same amount of charge, send the same amount of charge through a circuit, same amount of charge through a circuit, in a certain interval of time, in a certain interval of time, in a certain interval of time, as it is sent by an alternating current, as it is sent by an alternating current in the same circuit, in the same circuit, in half cycle, in the same circuit, in half cycle, in a half cycle, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, it is denoted by
इट इज डिनोटेड बाई सामने देखिए आई और नीचे ए भी है, दैट मीन्स एवरेज। हो गया वाला। अब सवाल ये है कि सर ये एवरेज है, अब कब निकालेंगे? तो कभी भी जब हाफ साइकिल के लिए आप इसका वैल्यू निकालने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का, तभी हम लोग इसका यूज करते हैं। अब ये होता क्या है तो ध्यान देंगे, हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट के जो वैल्यू हम लोग सेंस करते हैं वही रिवर्स में फुल में चलेगा। मतलब इसके बाद जो लेंगे उसका मैग्नीट्यूड और ये हाफ साइकिल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स होता है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, आपको निकालना होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे और इसमें ये मेंशन कर लेंगे कि हमको निकालना किसका है। तो हमको ये हाफ साइकिल का निकालना है। तो अगर ये कंप्लीट साइकिल है तो इसमें आप एक पार्ट को ऐसे कलर कर लेंगे कि वी हैव फाइंड द वैल्यू फ्रॉम 0 to पाई। 0 से पाई के बीच में हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। हो गया अलग। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये बताइए कि ये वैल्यू कहां से कहां के बीच होगा, बिटवीन 0 to 5। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करना हो। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, और ध्यान देंगे ये एवरेज वैल्यू जो होगा कहां से कहां के बीच होगा, 0 से पाई के बीच में। तो याद कीजिए आप ओमेगा टी लिखे थे, तो ओमेगा टी को आप उससे भी कर सकते हैं और थीटा से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप थीटा लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 से पाई रेडियन के लिए है, ओमेगा वाले टर्म में थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है। तो आप इसको बोलेंगे कि सर हम लोग पढ़े हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद है और पीछे आया था। तो ओमेगा टी को हटा के क्या यूज करेंगे, थीटा, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। ये भी था पीछे, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे बालक, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आई नॉट साइन थीटा। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो हमारा जनरल जो इक्वेशन है वही है, तो बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई। तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, डी थीटा। तो जब आप मल्टीप्लाई कर दिए तो साथ में क्या कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। ये नहीं रहेगा तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बालक। ये अगर नहीं रहे आपका डी थीटा तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास डी थीटा होना चाहिए। अब यहाँ से मैथमेटिकल ही रूल यूज होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डी थीटा से क्या कर दिया जाए, डिवाइड। अब ये कहां से कहां है, तो फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के लिए लिमिट कहां से कहां है, फ्रॉम 0 to पाई। तो यहां थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में। ये होगा एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम 0 to पाई। ये हो गया आई नॉट साइन थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, डी थीटा। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। अब सवाल ये सर क्यों इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आप या तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कीजिए या तो एलएचएस आरएचएस में। तो हम जब एक ही साइड कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों में करेंगे। अगर नीचे नहीं करना होता तो इधर करना होता आपको। ये इसको तो इंटीग्रेट ही नहीं करना है, क्योंकि ये तो वैल्यू हमको फाइंड ही करना है, आई है ऑलरेडी। और इंटीग्रेट कौन होता है, जो चेंज होता है। तो यहाँ एंगल चेंज होगा फ्रॉम 0 to पाई। तो बताइए इसको लिखने का अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर कांस्टेंट का तो नहीं होगा, आई नॉट कहाँ होता है। तो देखिए डायग्राम में आपको कल ही बताया गया था कि यही वैल्यू आई नॉट कहलाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और इससे ज्यादा तो आपका करंट होगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी अब चेंज होने वाला नहीं है। तो जब चेंज नहीं होगा तो इसको कहाँ रख देंगे, बाहर। ये हो जाएगा आपका कहां पर, ये हो जाएगा आई नॉट और इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा,
फ्रॉम 0 टू पाई, और ये बताइए डी थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और ये कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम 0 टू पाई। इंटीग्रेशन पढ़ाई हुआ है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है या इनडेफिनेट, डेफिनेट है क्योंकि लिमिट है इसके पास आई नॉट बाहर, साइन का कितना होता है वाला माइनस कॉस, तो माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई, और नीचे वाला ये बताइए कि एक बार अपर लिमिट रखा जाए तो पाई हो गया, और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। समझ में आ रहा है? अब माइनस को आप सामने कर दीजिए, तो ये क्या रह जाएगा, माइनस आई नॉट, और ये हो जाएगा कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, और अगर पाई में से 0 को माइनस किया जाए तो क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। अगले स्टेप में कर लेंगे, तो एक बार यहां भी थीटा की जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये होगा इंस्टैन्टेनियस करंट के लिए एवरेज का वैल्यू, और इधर कितना था, माइनस था ना, माइनस आई नॉट, अपर लिमिट रखिए कॉस पाई, लोअर लिमिट रखिए कॉस 0, और नीचे क्या बचा हुआ था, पाई। चलिए पाई ले लेते हैं। ये बताइए कि ये एवरेज वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ये माइनस आई नॉट, इसका वैल्यू बताइए, cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, और माइनस cos 0 का वैल्यू 1, और नीचे क्या है, पाई। अब इसको कैसे लिख सकते हैं कि माइनस आई नॉट, -1 कितना, -2 अपॉन पाई हो जाएगा वाला। और इसके अगले स्टेप में हम लोग लेंगे कितना होगा, तो माइनस माइनस पहले प्लस कर लीजिए, और आई नॉट अपॉन कितना होगा, आई नॉट अपॉन, या इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको हम कर लेंगे माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट, लिख सकते हैं। अब इसको ये 2 अपॉन पाई, और इसको पीक वैल्यू कहा जाएगा, तो एवरेज ये कितना होगा, 0.637 इंटू आई नॉट, ये भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम में ये दे देगा कि 2 अपॉन पाई और इंटू पीक वैल्यू, पीक वैल्यू किसके लिए आया है, आई नॉट के लिए, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पर आएगा 0.637 इंटू आई नॉट। यही हमारा फॉर्मूला है, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। कहां से लिखना होगा वाला, यहां से लिखे। अब इसके बाद एक और रहेगा हम लोग का, कौन सा, तो आरएमएस वाला वैल्यू। ये वोल्टेज के लिए भी होता है, एक चीज और ध्यान देंगे, ये वोल्टेज के लिए भी, अगर वोल्टेज होगा तो भी लिख देंगे, बाकी सारा डाटा वही रहेगा।
आगे बढ़ा दीजिए, हो गया। हो गया वाले, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा। अब इसको ये सॉल्व क्यों कर लिए, क्योंकि आप क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। वहां पे आप 2/पाई को सॉल्व नहीं करेंगे, इसका वैल्यू पहले से याद रखेंगे, ये 0.637। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा इसके बारे में। हो गया सबका, लिखा जाए। इक्वेशन नंबर 1 is the expression of average value or mean value of an alternating current, यहाँ मीन वैल्यू m भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एक नोट लिखेंगे, एक नोट लिखा जाए। बोला जाए वाले लिखेंगे, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो याद रखेंगे, अगर वोल्टेज रहता तो वोल्टेज लेके बनाते, करंट रहता तो करंट लेके बनाते, क्योंकि वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग ही होता है। लिख लीजिए इसको। हो गया। चलिए तो एक और नोट लिखने वाले हैं, और सुन लीजिए लिखने से पहले कि लिखने क्या वाले हैं। आप इस डायग्राम में आपने बोला सर ये हाफ साइकिल के लिए निकाला जाता है, तो अगर कंप्लीट साइकिल के लिए मीन पूछ दे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जितना पॉजिटिव वैल्यू रहेगा उतना ही ये निगेटिव होता है। अगर ये +10 रहेगा तो -10, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0। समझ आ रहा है। तो अगर कंप्लीट साइकिल के लिए पूछा जाए, तो अगर कंप्लीट के लिए निकालेंगे एवरेज वैल्यू कंप्लीट के लिए तो 0 हो जाएगा। तो लिखना होगा नोट में, इसको नोट में लिखा जाए, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, of an alternating current over complete cycle, over a complete cycle is 0,
ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जाएगा 0। रीजन जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। चलिए तो ये रहा हमारा फर्स्ट इंस्टेंटेनियस, सेकंड पीक वैल्यू, थर्ड एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, और फोर्थ होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो फोर्थ नंबर में इसको आरएमएस वैल्यू भी शॉर्ट में कहा जाता है, और लिखने का तरीका है आई आरएमएस। तो ये करंट का जो स्क्वायर है उसका अंडर रूट वैल्यू जब हम निकालते हैं तो इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहेंगे। और जितना देर में करंट एक साइकिल कंप्लीट करता है ये इसके अल्टरनेटिंग करंट के, ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। हो गया पहले? तो ये बताइए लिखिएगा कैसे, आई आरएमएस। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये किसके लिए, तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए। वोल्टेज होगा तो भी लिख देंगे वहां पर, तो लिखेंगे, लिखा जाए आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, RMS value of an alternating current, RMS value of an alternating current is defined as inverted comma में लिखेगा the current which produce inverted comma में the current which produce same amount of heat in a conductor, in a conductor in a certain time interval, as it is produced by alternating current, in the same conductor during the period of t total time, during the period of t or full cycle, तो t क्या है, इसको टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट है, ठीक है, ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो आप टोटल टी कहिए। अच्छा नीचे वाला क्या होता है, हाफ होगा। हाफ साइकिल के लिए टाइम क्या होता है, हाफ होता है, और इसके लिए क्या होगा, कैपिटल टी। इन्वर्टेड को बंद कीजिए, हो गया वाला। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर सर्किट में करंट दिया जाए तो जिस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, जितना समय में, अगर टी समय में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये अल्टरनेटिंग करंट के ठीक है अंडर रूट आई स्क्वायर वैल्यू के मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट होता है। मतलब इतना करंट इतना ही हीट को प्रोड्यूस करेगा, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि जितना अल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट में
हीट प्रोड्यूस करता है एक साइकिल में, उतना ही आरएमएस वैल्यू अगर अंडर रूट करके हम लोग निकालेंगे तो ये भी उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इनका टाइम का इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है बालक? और ये किसके लिए होगा, हाफ साइकिल के लिए कि फुल साइकिल के लिए? तो हम लोग फुल में देखेंगे क्योंकि टोटल टाइम कंप्लीट के लिए होता है। तो अब इसका वैल्यू निकालना होगा, नोटेशन लिख लीजिए, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाई IRMS, और इसका और नाम है, इसको हम लोग वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, इसके नीचे बोलेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, RMS value of alternating current is also known as RMS value of an alternating current is also known as effective value or virtual value is also known as effective value or virtual value। तो और नाम है, आप इफेक्टिव कहिए, वर्चुअल कहिए, दोनों एक ही है बालक, ये आरएमएस कहिए। अब इसका कैलकुलेशन करना होगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। ध्यान देंगे तो ये होगा IRMS रूट मीन स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो डी थीटा। एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ एक स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर केवल यही होगा बालक, ये यही होगा, ये भी हटा दीजिए। और जब ये टूटेगा तो किसमें, आई नॉट साइन थीटा में, ठीक है। जब ये स्प्लिट कीजिएगा इसको, तो किसमें होगा आपका, आई नॉट साइन थीटा में होगा। इसको देखिए और बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा, अगर नहीं समझ में आए तो आप कहिएगा सर ये टूटता है किसमें, तो आई नॉट साइन थीटा में, और इसका स्क्वायर होगा। और ध्यान देंगे इसमें लिमिट भी दिया हुआ है, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 से 2 पाई। कहां से कहां तक बालक, फ्रॉम 0 से 2 पाई। तो इसको तोड़ दिया गया, यहाँ पे ठीक कर ले रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कहाँ, 0 से 2 पाई। तो ये बताइए बिना डी थीटा का ये इंटीग्रेट होगा अलग, डी थीटा रहेगा तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो क्या किया जाए, डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आप बोलेंगे सर आप यहाँ पर जो वैल्यू रखे हैं 0 से 2 पाई, ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इंटीग्रेट किए हैं तो यही वैल्यू डी थीटा के साथ भी लगेगा। मतलब यहाँ अगर डी थीटा ले लेंगे तो ये डी थीटा नीचे भी लेना होगा, और जो इंटीग्रेशन का स्टेप यहाँ लिया गया है आपको समझाने के लिए हम तोड़े हैं, ठीक है। तो ये हमें यहीं पर क्या करते हैं, डी थीटा से मल्टीप्लाई और क्या कर देते हैं, डिवाइड। और ये ऊपर इंटीग्रेशन होता तो कहाँ इंटीग्रेशन होता है, नीचे भी इंटीग्रेशन होता है। क्योंकि अभी पीछे वाला आपको याद होगा कि अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में करना होगा तो सही है, नहीं तो LHS RHS में करते हैं। तो हमको ये समझाना था कि ये आप आई स्क्वायर को किसमें तोड़े हैं, तो आई नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम यहीं पर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको एक लाइन कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम ये स्टेप यही लिखने वाले हैं, थोड़ा सा देखिएगा, आपको समझाने के लिए हमने तोड़ दिया। और ऐसे पीछे निकाले भी थे, अब देख लीजिएगा इंस्टेंटेनियस वाला, आई इक्वल टू कितना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसी ओमेगा टी को हम किसमें कन्वर्ट कर दिए, थीटा। तो सेम है, वही इंस्टेंटेनियस वाला है। चलिए निकाल रहे हैं यहां से, देखिएगा ये ऊपर वाला हटा दे रहे हैं वाला, इसका कोई काम नहीं है। तो IRMS इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर, और यहाँ पर डी थीटा ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर साइन में भी टूटेगा तो इसके पास थीटा नहीं है, थीटा हमको ऐड करना होगा, और यहाँ भी डी थीटा। अब इसका लिमिट कहां से कहां तक था बालक,
फ्रॉम 0 से 2 पाई, और यहां भी फ्रॉम 0 से 2 पाई। अगले स्टेप में बढ़ा दीजिए, IRMS इक्वल टू, इसको अगर तोड़ा जाए तो ये हो जाएगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम 0 से 2 पाई इंटू डी थीटा, और ये नीचे कितना होगा बालक, डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 से 2 पाई। अब जो बाहर निकलेगा उसको बाहर रख दें। IRMS इक्वल टू, ये बताए उसको बाहर रख दिया जाए नोट को, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो अंडर रूट में इसको आप थोड़ा सा साइड कर दीजिए और इसको ले लेंगे हम कहां पर, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, कहां से कहां तक बालक, फ्रॉम 0 से 2 पाई। और ये बताइए कि यहां पर नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई में से 0 माइनस कीजिए तो 2 पाई ही रह जाएगा। अब ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये कितना, I0 स्क्वायर, और 2 पाई में से 0 माइनस होगा तो 2 पाई आप किनारे कर लीजिए, ध्यान देंगे 2 पाई में से 0 सब्ट्रैक्शन लेंगे तो 2 पाई बचेगा, ये इसके डिवीजन में रख देंगे। क्यों रखेंगे, तो 1 2 3 4, ये थर्ड स्टेप और सेकंड स्टेप एक साथ नीचे रहता है, तो यहाँ पर आ गया, देखिए ना, नहीं समझ में आया तो 1 2 3 4, अब समझ में आ गया, ये रख कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अब इसमें क्या करना है, तो इसको तोड़ना है, तो इसके लिए फॉर्मूला पहले 0 से 2 पाई, और इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। ये ट्रिगो में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा के लिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब क्या करना होगा, आप पहले 2 को बाहर कर दीजिए क्योंकि ये भी कांस्टेंट होता है, तो इसको बाहर कीजिएगा तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, एक बार 1 में एक बार cos 2 थीटा में। तो देखिए अगले स्टेप में लेते हैं, ये 2 को हम बाहर कर लेंगे, ये कितना होगा, IRMS इक्वल टू अंडर रूट I0 स्क्वायर, और नीचे 2 था याद है, और यहां से 2 पाई था ना वाला, 2 पाई था, देखिए I0 स्क्वायर अपॉन 2, और जब ये आ जाएगा तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई हटाकर क्या लिख देंगे, तो 4 पाई लिख देंगे। अब ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो देखिए ये होगा, एक बार 1 से कीजिएगा तो डी थीटा 0 से 2 पाई, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं इसमें, शायद नहीं समझ में, तो इसको हम लोग कर लेंगे फ्रॉम 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा और इनटू डी थीटा। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिए क्योंकि डायरेक्ट करेंगे, हो सकता है जो इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हों उनको नहीं समझ में आएगा। तो ये समझ में आ रहा है वाला, क्या किए, इसमें से 2 को बाहर कर दिए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा यही बच गया। अब क्या कीजिए कि एक बार 1 के साथ एक बार कॉस 2 थीटा के साथ अलग अलग कर लेंगे, तो ये रहा IRMS इक्वल टू अंडर रूट I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई, चलिए डी थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए फ्रॉम 0 टू 2 पाई, और ये कितना डी थीटा माइनस, अब ये सेकंड वाले के साथ फ्रॉम 0 टू 2 पाई कितना cos 2 थीटा इंटू डी थीटा, देखिए तो बालक, और यहां इसको भी बंद कर दिया जाए। अब ये बताना होगा कि डी थीटा का क्या होता है, दो अलग अलग निकालना है, ये हो जाएगा IRMS इक्वल टू अंडर रूट, तो I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये तो सही है। एक बार अपर लिमिट रखिए, पहले इसको तोड़ ले रहे हैं, डी थीटा का कितना होगा थीटा, कहां से कहां तक बालक, कहां से कहां तक होगा, तो आप बोलेंगे सर 0 से 2 पाई, बीच में माइनस है, cos 2 थीटा का कितना होगा,
cos 2 थीटा का, तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2, और कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 से 2 पाई। अब यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना होगा। इंटीग्रेशन पढ़ा है ना सभी, IRMS। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और ये कितना होगा, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, इसका काम हो गया। माइनस एक बार यहाँ थीटा की जगह 2 पाई रखे तो 2 2 से 4 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 4 पाई, और नीचे कितना रहेगा 2, और जब ये रखिएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 पाई का भी वैल्यू 0 ही होता है, 720 डिग्री, तो साइन 0 180 360 720 सबका वैल्यू 0 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और 2 पाई में से 0 माइनस कीजिएगा, क्या बचेगा, 2 ही पाई बचेगा। तो अगले स्टेप में और ये छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा IRMS इक्वल टू अंडर रूट, ये वैल्यू होगा अंडर रूट कितना होगा, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और ये बताइए 2 पाई में से 0 माइनस करेंगे तो 2 पाई, और ये टोटल क्या हो गया 0, तो ये सबको हटा दिए क्योंकि माइनस तो उधर है, 0 टोटल को मत कर दीजिए क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ये टोटल 0 हो गया क्योंकि 4 पाई का वैल्यू 0 होता है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है बालक, तो यहाँ पर 2 पाई जो है 4 पाई से कैंसिल होगा तो 2, इसीलिए हम बाहर नहीं निकाले थे, बाहर इसलिए नहीं निकाले थे क्योंकि ये अंदर कैंसिल होने वाला है। क्या बच गया, तो ये रहा आपका IRMS इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। क्या इसको लिख सकते हैं कि सर आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, और इसका वैल्यू होता है 0 पॉइंट, इसको और थोड़ा सा और तोड़ते हैं, इसको हम 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आई नॉट लिख सकते हैं, हो जाएगा बालक। चलिए तो इसको लिखेंगे IRMS इक्वल टू तो आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, और जब इसको डिवाइड कीजिएगा 0.707, और ये कितना रहा आई नॉट, इसी को पीक वैल्यू भी कहा जाता है। अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, अब डिवाइड करके चेक भी कर लेंगे, पीछे वाला 1 था बालक, ये कितना हो जाएगा 2, कहां से लिखेंगे, यहां से ना बालक, लिखा ये सारा मैथमेटिक्स ही जैसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन ही कंप्लीट बना लीजिए। नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार बोल देंगे, और इसके बाद अगले टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। बनाइए इसको। बात नहीं बालक, बात नहीं, जल्दी इसको लिखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया बालक,
चलिए आगे बढ़ा जाए। हो गया वर्क। आगे बढ़ा जाए। कितना धीरे धीरे लिख रहा है जी। 2 घंटा ले लेगा डेरिवेशन करने में। अभी आगे और टॉपिक। आपको तो सामने देखना ही नहीं चाहिए था मैथमेटिक्स वाला सारा टर्म। ये तक कंप्लीट आपका इंटीग्रेशन है, केवल 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, तो इसके लिए हमको लैंग्वेज लिखना होगा। ये जो आई नॉट है इसको आप पीक वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये हो गया वर्क। लिखा जाए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 is the relation between RMS value and peak value of an alternating current। RMS value and peak value of an alternating current। हो गया वाला। एक क्वेश्चन लिख लेंगे। कैलकुलेट द, हटा दे रहे इसको, लिखेंगे कैलकुलेट द RMS value of an alternating current। Calculate the RMS value of an alternating current if its peak value is 10 ampere
इफ इट्स पीक वैल्यू इज 10 एम्पियर, बनाइए, बनाकर बताइए। तो अभी हम लोग इसके बारे में फॉर्मूला निकाले हैं, इसीलिए तो डेरिवेशन कर दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा है, IRMS, तो अभी ना पढ़े हैं जिन लोग, या IRMS कितना होता है, IRMS कितना होगा बालक, ये होगा 0.707 इंटू I0। तो इसको 707 अपॉन कितना, 1000 इंटू I0 का 10, 00 तो कितना 7.07, यही ना होगा, 2 जीरो इधर आ जाएगा, 1 जीरो इधर आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसीलिए वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं कि जब बोला जाए कि RMS निकालिए तो आप उसका वैल्यू 0.707 रख के निकालें। क्लियर है बालक? अब यहां से अगले टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया।